हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्या अपने अनडिवाइडेड शेयर को हम किसी एक के नाम किसी एक बच्चे के नाम कर सकते हैं और दूसरे को बेदखल कर सकते हैं। जैसे कॉमन नॉलेज में कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जैसा हम चाहें डिस्पोजल कर सकते हैं। एक बच्चे को देना चाहें एक बच्चे को दे सकते हैं, दो बच्चे हैं दोनों को शेयर देना चाहते हैं दोनों को दे सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहें वो कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए तो क्लियर है कंसेप्ट। लेकिन क्या एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, देखिए, अगर पार्टीशन हो जाता है तब तो वो तो शेयर बट ही गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनडिवाइडेड एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, जो अपना हिस्सा है किसी को पार्टनर का, तो क्या वो अपने उस हिस्से में से किसी एक बच्चे के नाम वो हिस्सा कर सकता है और दूसरे को बेदखल कर सकता है, मतलब उसको कुछ भी ना मिले? क्या ऐसा हो सकता है? तो आज हम उसको समझेंगे, और एक एग्जाम्पल के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के थ्रू। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सेट करते हैं। देखिए, एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में चार भाई हैं, ए बी सी डी, और चारों भाइयों के दो दो बच्चे। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चारों भाइयों के दो दो बच्चे हैं, चाहे सन है या डॉटर है, क्योंकि 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर इक्वल राइट रखती है। तो चाहे सन है या डॉटर है, पर दो दो बच्चे हैं, तो आठ, दो टोटल मिला के आठ बच्चे हो गए और चार वो भाई हो गए। तो ये लोग सारे को पार्टनर है, क्योंकि देखिए को पार्टनर में क्या होता है, सबसे पहला कि बाई बर्थ जो है उसको उसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, उसका एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो गया। तो अब आठ तो टोटल बच्चे हो गए और चार वो भाई लोग हो गए। अब ये सब लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए एंसेस्टर प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि ए अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का तो जैसा डिस्पोजल करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन क्या एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा है वो चाहता है कि उसके दो बच्चों में से एक बच्चे को दे एक को ना दे, बेदखल कर दे, तो क्या ऐसा कर सकता है? तो अब इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आते हैं। देखिए, इस जजमेंट के फैक्ट्स क्या है इस मामले में, कि ऐसे ही एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, चार भाई थे, तो उसमें से एक ए मान लेते हैं। तो ए ने शादी की, उससे दो बच्चे हुए, फिर वो वाइफ की डेथ हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली, उससे एक डॉटर हुई। अब वो उसने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का तो डिस्पोजल कर दिया, लेकिन जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उसका शेयर था वो उसने विल करते हुए पहली वाइफ के जो बच्चे थे उनको दे दिया, और जो दूसरी वाइफ से डॉटर थी उसको कुछ नहीं दिया। अब जब बाद में विल खुली तो जब ये देखा तो डिस्प्यूट हो गया। डॉटर ने सूट फाइल कर दिया कि, और दो बातों पे चैलेंज किया। पहले तो विल पे कि विल डाउटफुल है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो एक ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साइड के दो बच्चों को तो उन्होंने कर दिया और मुझको छोड़ दिया, और तो विल डाउटफुल है। और दूसरा, उन्होंने उस डॉटर ने कहा कि भाई को एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, तो बीइंग अ चाइल्ड ऑफ को पार्टनर मेरा भी इंडिपेंडेंट राइट है, शेयर है उसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, तो कम से कम वो मुझे मिले। इस बात पे चैलेंज किया गया और मामला चलते हुए सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट कोर्ट की, और उसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ रेफरेंस के लिए। क्या कहती है सेक्शन 30? वो है टेस्टामेंटरी सेक्शन सक्सेशन। एनी हिंदू में डिस्पोज ऑफ बाय विल और अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो डिस्पोज ऑफ बाय हिम और बाय हर in accordance with the provisions of Indian Succession Act 1925 or any other law for the time being in force and applicable to Hindus। अब ये कहती है कि कोई भी हिंदू जो है अपना विल के थ्रू वो डिस्पोज कर सकता है अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी सॉरी जो डिस्पोज होने लायक है। लेकिन अभी इससे क्लियर नहीं होता कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो अनडिवाइडेड शेयर है क्या उसका भी किया जा सकता है। तो उसके लिए जो सेक्शन 30 का एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर कर देता है। वो क्या कहता है? The interest of a male Hindu in Mitashra co-pasnary property or the interest of a member of Tarwar, Tawazi, Ilom, Kutumba or Kawaru in the property of the Tarwar, Tawazi, Ilom, Kutumba or Kawaru shall notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the time in force be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section।
तो जो उसका इंटरेस्ट है ये क्लियर कर देता है कि अगर किसी को पार्टनर का इंटरेस्ट है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड में, तो वो उसका बाय विल उसका डिस्पोजल कर सकता है जैसा वो चाहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन के तहत ये सेक्शन पूरा एम्पावर करती है कि कोई भी को पार्टनर अपना अनडिवाइडेड शेयर को जैसा चाहे वो विल के तहत उसको किसी को भी वो राइट दे सकता है। तो अगर उसमें उसने फर्स्ट वाइफ के बच्चों को सारा राइट दे दिया अपना अनडिवाइडेड शेयर का, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और विल प्रूव नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रूफ हो गई थी, उस पर कोई डाउट क्रिएट नहीं कर पाई वो डॉटर, तो इसलिए वो भी सब्सटेंशिएट करती है इस बात को। और जहां तक अब दूसरा ग्राउंड था कि उसका इंडिपेंडेंट शेयर भी बनता है उसमें, तो ये मामला है विल हुई 1962 में, पुराना मामला था, जजमेंट अब आया है सुप्रीम कोर्ट से। तो 1962 में जो विल हुई थी, तो क्या जो ये अमेंडमेंट हुआ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ और जो डॉटर्स को राइट दिया गया है, उसमें ये प्रोविजन ये भी किया गया है कि जो 20 दिसंबर 2004 ये डेट दी गई है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी का एलिनेशन मतलब उसका डिपार्चर अगर किसी भी तरह से, चाहे पार्टीशन से, चाहे विल से, चाहे गिफ्ट से सॉरी, अगर किया जा चुका है 20 दिसंबर 2004 से पहले प्रॉपर्टी का, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें फिर किसी तरीके का डिस्प्यूट बाद में रेज नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि ये 1962 में ही विल कर दी थी और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि वो विल सही मानी जाएगी और फिर उसका इंडिपेंडेंट राइट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो अनडिवाइडेड शेयर में ही उनका राइट था डॉटर का, और वो पहले विल के थ्रू पार्टीशन हो मतलब विल के थ्रू उसको डिस्पोज कर दिया उसने अपने शेयर को, इसलिए उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है या जिसको देना चाहे विल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू कर दिया है, तो फिर उसमें कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ये तो इस तरह से रहा। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमारा मामला क्या है कि चार भाई एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं और चारों भाई के दो दो बच्चे हैं, सारे को पार्टनर हैं, चारों भाई और उनके दो दो बच्चे, क्योंकि वो बाय बर्थ वो भी को पार्टनर ही हो गए। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये है कि ए जो है वो अपने हिस्से को एक बच्चे को देना चाहता है, उसके भी दो बच्चे हैं, और एक बच्चे को देना चाहता है, एक को नहीं देना चाहता है, तो क्या दे सकता है? तो देखिए अभी पहले हम क्या करेंगे, सबका जो ये को पार्टनर ये 8 बच्चे वो और 4 वो, तो टोटल 12 मेंबर हो गए। तो इन सबका अगर मान लीजिए हम उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं तो सबको मिलेगा 1/12 हिस्सा, सबका इंडिपेंडेंट शेयर है, उसमें हर बच्चे का 1/12 हिस्सा है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो को पार्टनर है बाय बर्थ उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। तो इसलिए 1/12 में तो किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हाँ, अब जो क्वेश्चन है कि अगर ए अपने हिस्से को एक बच्चे को देना चाहता है और दूसरे को नहीं, तो वो जो उसका हिस्सा हुआ 1/12 उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, उस 1/12 के लिए वो विल कर सकता है कि भाई ये मेरे इस बच्चे को दिया जाएगा और दूसरे बच्चे को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो ये ऐसे डिस्पोजल कर सकता है अपने अनडिवाइडेड शेयर का, जो कि उसका 1/12 है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो और जो 1/12 इंडिपेंडेंट दोनों बच्चों का या हर बच्चे को मिल रहा है और चारों भाइयों को 1/12 मिल रहा है, उसमें किसी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस वो नहीं कर सकता लीगली। तो वो सब उनका अपना इंडिपेंडेंट शेयर है बीइंग ए को पार्टनर उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, ठीक है। और जो इंडिविजुअल उसका शेयर आता है 1/12 ए का, उसको वो विल के थ्रू डिस्पोजल कर सकता है और ये कह सकता है कि मैं इस बच्चे को ये वाला हिस्सा मेरा जो है 1/12 मिल जाए और दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी कुछ क्लियर हो सका होगा कंसेप्ट। आप बताइएगा कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।